नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पणा अरोड़ा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आपका स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं जेंडर बायस और जेंडर रोल की। इससे पहले मैंने आपको अब तक की कक्षा में लैंगिक समानता के बारे में बताया, जेंडर के बारे में बताया, लिंग के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक जेंडर बायस। यानी हमारे लिंग पक्षपात की। अगर इससे पहले वाली जो बात करें, चर्चा कर रहे थे लैंगिक समानता या लैंगिक समता, जेंडर, इन वीडियो की पितृसत्तात्मक व्यवस्था की, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम जो बात कर रहे हैं वो जेंडर बायस या लिंग पक्षपात की। लिंग पक्षपात एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लिंग की अगर मैं बात करूं तो हमारे समाज के अंदर सिर्फ दो ही प्रकार के लिंग मुख्य रूप से पाए जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और दोनों ही इस पूरे समाज का 50-50% हिस्सा आपस में शेयर करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो हमारी व्यवस्था है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, उस व्यवस्था के अंतर्गत जो एक पक्ष है यानी पुरुष समाज जो है वो जो है लीड करता है, और जो महिला या स्त्री वर्ग है वो उसके एज ए अनुयायी के रूप में या गुलाम के रूप में या दासी के रूप में वर्क कर रही है। तो ये जो लिंग पक्षपात है ये किस तरीके से डेवलप हो रहा है, तो अगर हम देखें कि भी जैविक दृष्टि से, अगर हम बात करें कि भी जैविक दृष्टि से पुरुष और स्त्रियां लगभग समान है और इनमें किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं है। लेकिन फिर भी समाज के अंदर स्त्रियों की स्थिति जो है वो पुरुषों के अकॉर्डिंग वैसी नहीं है जैसी हम देखना चाहते हैं। वो पुरुषों के समान रूप में उनके साथ बराबर हिस्सेदारी शेयर नहीं करती। अधिकार प्राप्त हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, कहीं भी आगे बढ़ने का अधिकार, यानी समान रूप से अगर किसी भी कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो उसका जो मतलब प्रभुत्व रूप भी है तो वो भी पुरुषों के हाथ में है। महिलाएं उस अधिकार के पाने के लिए सिर्फ स्ट्रगल कर रही हैं, आज भी कर रही हैं। तो इसके अंदर देखें कि भी हर वर्ग के अंदर अगर मैं बात करूं, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, वर्ग यहाँ पे हाई सोसाइटी, मीडियम जो क्लास है, हाई क्लास, मीडियम क्लास, लो क्लास, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, इन तीनों वर्ग की महिलाओं के अंदर भी जो स्त्रियां हैं इनकी स्थितियों में बहुत भिन्नता है। और इसके साथ साथ बड़े शहरों की जो महिलाएं हैं और जो गांवों की महिलाएं हैं इनकी स्थितियों में भी बहुत ज्यादा अंतर है। कैसे, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। हम देखते हैं कि भी आज के समय महिलाएं जो हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये फायदा जो है हर वर्ग की महिला को नहीं मिल रहा। शिक्षा, बराबर की शिक्षा, हम पहले भी देखते थे कि वर्ण के अकॉर्डिंग जो डिफरेंशिएशन था उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ने लिखने का अधिकार जो था वो हाई सोसाइटी के लोगों को था, राजा महाराजाओं के बच्चों को ही था। तो उसके अंदर महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी, उनकी स्थिति ठीक थी। वैसा ही आज के समय में भी है कि भी जो महिलाएं हैं वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हैं, गाड़ी चला रही है, 4 व्हीलर चला रही है, मोटरसाइकिल चला रही है, कुछ भी चला रही है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हाई सोसाइटी की महिलाओं के लिए। हाई सोसाइटी की महिलाएं किट्टी पार्टी जाना या अपनी मर्जी से कहीं भी आनंद क्लब में जाना, आनंद एंजॉय करना, ये उनको जो स्वतंत्रता मिली है वो हाई सोसाइटी के अकॉर्डिंग मिली, बड़े शहरों के अकॉर्डिंग मिली। बड़े शहरों के अंदर जो वर्क कर रही है, समस्याएं सबकी हैं, समस्याएं सबकी अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी जहां स्वतंत्रता के रूप में बात करें तो वो आज अपने लिए पक्षधर होकर खड़ी है।
वहीं मध्यम वर्ग की महिलाएं इस ओर में बढ़ रही हैं और इसके लिए स्ट्रगल कर रही हैं। अब हाई सोसाइटी और निम्न जो मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं, निम्न वर्ग की महिलाओं के प्रति उनकी सोच भी अलग है। अब निम्न वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके प्रति उनकी ये सोच है कि भी ये तो ना मतलब करेक्टर के लिए उसके अकॉर्डिंग भी सवाल आ जाता है कि भी ये तो करेक्ट पैसे के लिए कुछ मर्जी कर सकती हैं। पर सभी महिलाएं कर सकती हैं ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन नजर हमारी एक तरफ। हर महिला, हर व्यक्ति, हर कोई एक जैसा तो नहीं है, लेकिन सोच एक। वहीं पे निम्न वर्ग की जो महिलाएं हैं वो उच्च वर्ग की महिलाओं को अलग नजर से देखती हैं। वो सोचती हैं कि हाई क्लास की महिलाएं हमारे को कहाँ अपने अंदर शामिल करेंगी, ये उनकी सोच बनी हुई है। तो ये जो फर्क, उसके साथ में जो उनके आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं, महिलाएं, निम्न वर्ग की महिलाएं आज भी मतलब काम भी कर रही हैं, बाहर सारे काम भी करके आएंगी, पैसा भी कमाएंगी, लेकिन वो पैसा ला के चुप करके अपने पति के हाथ में रख देंगी, उनसे मार भी खाएंगी, हर चीज सहेंगी, और वो सब उन चीजों से जीतती आ रही हैं। जरूरी नहीं है कि उच्च वर्ग की महिलाएं इन दर्द से नहीं गुजर रही हो, लेकिन उनकी समस्या अलग। लेकिन फिर भी उच्च वर्ग की महिलाओं को क्या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आजादी, थोड़ा बहुत आगे बढ़ने का मौका ज्यादा मिला। चाहे वो उनके पारिवारिक दृष्टिकोण का देख लो या शिक्षा का फर्क देख लो, कहीं ना कहीं इन चीजों का फर्क आया। वहीं पे उच्च वर्ग की महिलाओं की स्थिति बिल्कुल निम्न वर्ग की महिलाओं से अलग है। उनकी स्थिति भी होने के कारण उनकी विचारधारा, हर का प्रति, किसी के प्रति देखने की विचारधारा भी यहाँ समान नहीं है। तो यहाँ पे हाई सोसाइटी की अगर कोई महिला अगर आती है तो हम उसको सभ्य समाज की मानकर उसका रिस्पेक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसको बैठने के लिए दर्जा देते हैं। वही निम्न क्लास की महिला तो हम उसको चरित्र का भ्रष्टाचार व्यक्ति समझते हैं। तो ये जो फर्क है, ये विचारधारा का फर्क है, और ये बहुत बड़ा फर्क है जो अभी तक इस चीज को पार नहीं कर पाया। उसके साथ में अभी भी महिलाएं जो है, अगर हम वैदिक काल से अब तक देखें तो महिलाओं की अगर सामाजिक तौर की जगह अगर मैं किताबी रूप से देखूं तो आज भी महिलाएं जो है वो कहते हैं कि भी हम उसको ईश्वरीय रूप मानते हैं। दुर्गा का रूप, काली का रूप, सरस्वती का रूप, लक्ष्मी का रूप, इस रूप में मानते हैं जी। महिलाएं क्या है इस रूप में, लेकिन उसको ईश्वरीय रूप मानते हैं, बिल्कुल माना जाता है, पवित्र स्थान माना जाता है। वो कहते हैं कि जब घर की महिला जो संस्कारी है वो अगर ऐसी है तो वो भाई परिवार को अच्छी जगह लेके जाती है। लेकिन इसके विपरीत जब वो रजस्वला के अंदर होती है, मैस्ट्रुअल पीरियड के अंदर होती है, तो वो सबसे ज्यादा अशुद्ध और अपवित्र मानी जाती है, और यही देवी का रूप मानी जाने वाली महिला इस समय काल में मंदिर में प्रवेश इसका वर्जित हो जाता है। यहाँ तक कि घर के मंदिर का कार्य भी वो नहीं कर पाती, वो अशुद्ध मानी जाती है। ये जो स्थिति है, इसके साथ ही महिलाओं का आगे देखें, हर स्थिति में महिलाओं का मूल्यांकन अलग अलग है। हर जगह पे महिलाओं का क्या हो रहा है, मूल्यांकन अलग अलग हो रहा है। और उनका मूल्यांकन जो हो रहा है, मूल्यांकन करने की विचारधारा भी उसकी अलग अलग, कहाँ काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, पढ़ी लिखी है। एक ही घर के अंदर भी अगर दो महिलाएं होंगी और उनका करियर होगा, मतलब पढ़ी लिखी है, अगर उसका उच्च परिवार है, यहाँ तक कि अगर उसकी बैक, सिंपल सी चीज, अगर उसकी बैक, उसके माता पिता स्ट्रोंग होंगे तो उसको इज्जत ज्यादा मिलेगी। जिसको स्ट्रोंग नहीं होंगे या ज्यादा घर कमा के नहीं ला रही होगी तो इसको इज्जत कम मिलेगी। हम आपसे चीजें देते हैं। उसके साथ परिवार के अंदर रेपुटेशन, समाज के अंदर रेपुटेशन, उन सब का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। समाज की दृष्टि में महिलाओं के अंदर एक बहुत पितृसत्तात्मक व्यवस्था मानी जाती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का इफेक्ट हम पर इतना है कि जो बचपन से हम जब बच्चे को गोद में लेते हैं, पहला बच्चा हमारी गोद में आया पहली बार, वो लड़का है या लड़की, उसी के अंदर उसकी कलर, उसके खिलौने, उसका रहन सहन हम डिसाइड कर लेते हैं। लड़की है तो उसके अकॉर्डिंग उसको पालेंगे, लड़का है तो उसके अकॉर्डिंग उसको पालेंगे। जब बेटी को पाल रहे हैं, एक पिता जब अपनी बेटी को पाल रहा है, बड़ा कर रहा है, तो उसके लिए वो एक पराया धन है। वो दूसरे के लिए अपनी बेटी को बड़ा कर रहा है। ये जब भी पूरा दिन वो काम करेगी, रहेगी, तो उसको अगर प्यार भी करेगा तो उसको आज इतना प्यार कर लो, कल तो इसने अपने घर चले जाना है, उसको प्यार मिले नहीं मिले देखो।
इसको इसके ऊपर पैसा खर्च करके क्या फायदा, इसको एजुकेशन दे के क्या फायदा, इसको शिक्षा दे के क्या फायदा, इसने तो दूसरे घर चले जाना, करना तो रोटी वगैरह ही है। तो ये जो सोच है, ये पराया धन जो स्थिति है, आज भी घर के अंदर, वो कहते हैं जो अपने हाथ से दिया जाता है वो ठीक है, घर के अंदर अगर बेटी हिस्सा आज भी सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से बेटियों को संपत्ति के अंदर बराबर का हिस्सा है, बिल्कुल है। माता पिता की संपत्ति जायदाद पर बेटी का बराबर का हक है। लेकिन अगर बेटी वास्तव में उस हक की दावेदार बन जाए या उसको मांग ले, तो वो कहते कि जी भाई का हक लेने आ गई। पति के घर में है तो पति कहेगा कि भी ये तो पराये घर से आई है, पिता के घर में है तो ये तो पराये घर जाएगी, पराया धन है। ना तो पति का घर अपना है, ना ही पिता का घर अपना है, यानी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में उसका स्थान ही नहीं है, वो पराया धन है, पति के घर जाने वाला माना गया। वहीं पे भी अगर वंश परंपरा की बात करें तो पिता का वंश तो भी चलाने वाला कौन है जी, लड़का, बेटा। आज भी बेटे की चाह सिर्फ इसीलिए है कि भी घर का जो वंश चलेगा वो बेटे से चलेगा, बेटी का इसके अंदर कोई योगदान नहीं है। सबसे मेन चीज कि आज भी अग्नि, अगर बेटा अग्नि देगा, पिंडदान करेगा तो ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसमें स्त्री का कोई भी योगदान नहीं माना जाता। और सबसे मेन चीज कि दहेज प्रथा भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का ही एक अंग है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का ही एक अंग इस माना गया है। इसके अंदर अब मैंने आपसे बात की थी, हर जगह की स्थिति के अनुसार उसका मूल्यांकन अलग अलग है, ठीक है। शहर की महिला है या आप एक दुकानदार हो, मानो दुकान पे बैठे हो, ठीक है, दुकानदार पे बैठे हो तो जो आएगा, अगर कोई महिला अप टू डेट होके सिंगल, अगर मान लो जींस पैंट में आ गई या साड़ी में आ गई या उसका गेटअप ऐसा है तो उसको मैडम जी कह के बुलाएगा। लेकिन गांव की महिला आ गई तो आंटी जी, दिखाएगा भी उसी तरीके से, ट्रीट भी उसी तरीके से करेगा, सामने वाले व्यक्ति को ट्रीट भी उसी तरीके से किया जाएगा। पैसे वाली पार्टी आ गई तो उसके आगे हम चाय वगैरह सब रखना शुरू कर देंगे, छोटी पार्टी आ गई तो उसको उसके अकॉर्डिंग चीज दिखाएंगे। नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजी उसके अंदर बनती है। किसी भी चीज को देखकर उसका मूल्यांकन करना, उसके अकॉर्डिंग उससे बिहेव करना। तो इसी तरीके से हाई सोसाइटी की महिलाओं को जैसे स्वतंत्रता मिली, उच्च बैठने को उनको ओहदा दिया, सारा कुछ, वहीं निम्न वर्ग की महिलाएं चाहे बाहर जाके वो भी काम कर रही हैं, लेकिन दर्जा उनको वो बराबर का नहीं मिल रहा, नहीं मिल पाता। और वहीं पे गांव की महिलाएं हैं तो वो भी इसी चीज के साथ स्ट्रगल कर रही है। और वहीं पे अगर हम आदिवासी महिलाओं की बात करें तो आदिवासी महिलाओं का तो बात बहुत ही पीछे आती है, उनके अधिकार तो और भी पीछे हो गए। लेकिन वहीं पे अगर मैं दहेज प्रथा की बात करूं, पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बात करूं, तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंदर आज भी हम दहेज के नाम पे कहते हैं, दहेज ना शब्द है कि बेटी को दे रहे हैं। देना किसको जी, बेटी को देना है। बेटी को सोफा सेट दिए बिना आप किसी के घर नहीं भेज सकते क्या? क्या उनके घर पहले से सोफा सेट नहीं है? उनके घर कमरे में बेड नहीं है? बेटी के कमरे में, जिस कमरे में वो जाकर रहेगी, उस कमरे में लगा हुआ बेड बेटी के माता पिता के द्वारा दिया गया बेड होता है। बिल्कुल आज भी है दहेज प्रथा। तो ये व्यवस्था क्या है? स्त्रियों का दहेज। तो जो कि स्त्रियों के लिए जो दहेज दिया जा रहा है वो उनको क्या कर रहा है, कम किया जा रहा है। वहीं पे आदिवासी महिलाओं में, आदिवासी स्त्री के अंदर ये परंपरा नहीं है, दहेज प्रथा नहीं है, बल्कि वधु धन दिया जाता है। वधु धन क्या होता है? वधु धन वर पक्ष के द्वारा, वधु धन वर पक्ष के द्वारा वधु के एवज में वधु के परिवार वालों को दिया जाने वाला धन, उसकी भी जो कहते हैं ब्राइड प्राइस जो किसको दी जा रही है? वधु पक्ष को दी जा रही है। यानी इनके लिए जो स्त्रियां होगी वो एक तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जिसके लिए ये क्या कर रहे हैं, कीमत चुका रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आदिवासी महिलाओं की जो स्थिति है वो आम महिलाओं की अपेक्षा उच्च है।
आम स्थिति आम के अकॉर्डिंग उच्च है। ये तो हमने बात की लिंग पक्षपात की, ये हमने बात की किसकी, लिंग पक्षपात की, जिसके अंदर हमने देखा कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में लिंग पक्षपात तो हो ही रहा है, लेकिन ये पक्षपात भी स्थिति के अनुसार हो रहा है और ये पक्षपात भी वर्ग के अनुसार हो रहा है। तो अब ये पक्षपात जो बढ़ा तो इसके अंदर लैंगिक भूमिका भी बढ़ी। लैंगिक भूमिका किस रूप में आई? अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं लैंगिक भूमिका, जेंडर रोल। समाज के अंदर वही बात हम किसकी कर रहे हैं? पुरुष और स्त्री की, जेंडर रोल की, इन दो वर्गों की। जब हम इन दो वर्गों की बात कर रहे हैं, किसकी? पुरुष और स्त्री, चाहे समाज के अंदर ये बराबर की हिस्सेदारी शेयर करते हैं, 50% 50%, चाहे जैविकता के अनुसार इनमें कोई भेद नहीं है, दिमागी तौर पर दोनों बराबर हैं, फिर भी उच्च पद पर पुरुष बैठा है और स्त्रियां क्या हैं? उसके गुलाम के रूप में कह सकते हैं। आज भी स्वतंत्रता के रूप में अगर नौकरी करने जा रहे हो, अगर कोई महिला नौकरी करने जा रही है, आगे बढ़ के काम कर रही है, तो ये कहा जाता है कि भी हाँ, इसको पीछे से सपोर्ट है, इसका जो पुरुष है वो काम करने दे रहा है तो ये काम कर रही है। वो पढ़ रही है, शादी के बाद पढ़ लिख रही है, या उसने अपनी कोई चीज प्राप्त कर रही है, एजुकेशन प्राप्त, वो इसलिए पढ़ लिख रही है क्योंकि हाँ भी उसका पति उसको ये इजाजत दे रहा है पढ़ने जाने की, खर्च करने की। जब स्वतंत्रता दिवस के दिन, जब स्वतंत्रता संविधान लागू हुआ, उस दिन ये कहा गया कि संविधान के अंदर शिक्षा या कार्य क्षेत्र के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको समान अवसर प्राप्त होंगे। तो भी आज भी हम समान अवसर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हम महिलाएं जो है समान अवसर के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। इसी बात पर हॉर्लिड लस्की क्या कहते हैं? हॉर्लिड लस्की कहते हैं कि सामान्य शब्दों में भाव को अगर हम स्पष्ट करते हुए लिखा कि समानता मूल रूप से सामान्यीकरण की प्रक्रिया है। समानता जो है मूल रूप से सामान्यीकरण की प्रक्रिया है, और सामान्यीकरण की ये प्रक्रिया का क्या मतलब है कि समानता का आश्रय विशेषाधिकारों का अभाव है, यानी किसी को भी स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, किसी भी वीआईपी एंट्री नहीं होगी। अगर काम कर रहे हो, बराबर मेहनत कर रहे हो, तो बराबर अधिकार मिलेंगे, बराबर पैसा मिलेगा। अगर काम बराबर किया जाए, विशेषाधिकार। और दूसरे रूप में इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियों के विकास हेतु पर्याप्त समान अवसर प्राप्त होना, यानी चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, अगर कोई कार्य करना है तो उसके लिए स्त्री और पुरुष को बराबर का दर्जा, बराबर का अधिकार, बराबर के समान अवसर प्राप्त होंगे, तभी ये काम किया जा सकता है। इसी के साथ में स्ट्रगल, लेकिन लैंगिक समानता की बात करते तो वहां पे पूरी तरह से लिंग पक्षपात है। ये समान अवसर हमें प्राप्त नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे। उसके लिए स्ट्रगल किया जा रहा है, जिसके लिए मानवाधिकार आयोग बना, उन्होंने इसके लिए स्ट्रगल करना शुरू किया। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जागरूक हुई, आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ने के लिए जो महिलाएं, पहले महिलाओं को अबला, कमजोर, आश्रित माना जाता था, अब महिलाएं इस जो सोच को छोड़कर आगे बढ़ चुकी है। वो अब अबला नहीं रही, कमजोर नहीं रही, आश्रित नहीं रही, अपने आप पर डिपेंडेबल है, अपने काम खुद कर रही है, अपने लिए रास्ते खुद बना रही है। और जितने भी कार्य कहीं स्पेसिफिक ये कहे जाते थे कि भी नहीं तो पुरुष के हैं, चाहे वो पायलट है, चाहे एस्ट्रोनॉट है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे मेडिकल की है लाइन है, चिकित्सक, डॉक्टर्स, हर जगह महिलाएं, टीचिंग, सब जगह महिलाओं ने अपना परचम फैलाना शुरू कर दिया है
यहाँ तक कि सेना के अंदर भी महिलाएं अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और बराबर आगे बढ़ रही। लेकिन फिर भी हम इसी सोच से अभी भी लड़ रहे हैं। महिलाएं क्या है, लेकिन पुरुषों ने इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बनाए रखने में पुरजोर ताकत लगा दी। वो अभी भी इसके अंदर पुरुष का, समाज का इतना योगदान हमें नहीं मिल पा रहा, साथ नहीं मिला। और वो इसको रोकने की पूरी कोशिश, महिलाओं ने आगे बढ़ के जो कदम बढ़ाए, लेकिन उससे पहले इसके लिए उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। आगे बढ़ने के लिए रास्ते बनाने पड़े। पुरुषों ने पूरी कोशिश की, उन्होंने दीवारों के अंदर बंद रखने की, उन्होंने सिर्फ इसको प्रजनन के लिए एक मशीन बना के रखने की कोशिश की कि भी तो बच्चा पैदा करने की मशीन है। जिन पुरुषों का जन्म ही महिलाओं से हुआ है, उन पुरुषों ने महिलाओं को दबाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। तो ये जो कारण थे, इन्हीं कारणों की वजह से जो विस्तार हुआ, तरक्की बढ़ी, महिलाएं जो आज मानवाधिकार आयोग बना, जो महिलाओं ने अपने आप को, ताकत को दिखाया, हमारे कुछ समाज सुधारक सामने आए, उन्होंने इस पक्ष में जो हमारे साथ योगदान दिया, जो हमारे पुराने समाज सुधारक थे, जो आज़ादी के समय से पहले से थे, उन्होंने जिन कुरीतियों को रोका, अंधविश्वास को रोका, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं महिलाएं जो है सुदृढ़ क्रम में आगे बढ़ी हैं। महिलाएं और देशों के साथ साथ आगे बढ़ने का कार्य भी कर रही है। अब हम बात करते हैं रूढ़िवादिता की। रूढ़िवादिता जिस तरीके से हम समाज के दो हिस्सों की बात करते हैं, स्त्री और पुरुष, इसमें स्त्रियों को पीछे रखने के कई कारण है। उसमें एक सबसे बड़ा जो कारण था वो अंधविश्वास और रूढ़िवादिता भी था। रूढ़िवादिता क्या होता है? रूढ़िवादिता एक बनी बनाई सोच, जिसको हम बिना सोचे समझे बस पालन किए जा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि भी इसका कारण क्या है। जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुरानी सोच है, जिनको हम बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए सिर्फ उन्हीं पुरानी मुद्दों के अनुसार आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि भी ये जो बना, ये कारण बने, या ये जो हमारी परंपराएं बनी, इनका कारण क्या था, इनके पीछे के कारण क्या है, कारण हमें नहीं पता, बस चली आ रही है। उसको रूढ़िवादिता कह रहे हैं। जो रूढ़िवादिता हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, वो रूढ़िवादिता हमें नुकसान पहुंचा रही है। अंधविश्वास या रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता के अनुसार हिंदुओं का विश्वास है कि परमात्मा के दिशा अनुसार वर्णों का जन्म, यहाँ पे वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनकी बात हो रही है, का जन्म, जिसमें चार वर्ण बनाए गए, इनकी उत्पत्ति पुरुष सूत्र से हुई। हिंदुओं का विश्वास है कि परमात्मा के दिशा अनुसार वर्णों का जन्म हुआ, जिसमें 4 वर्ण बनाए गए, इनकी उत्पत्ति पुरुष सूत्र से हुई है। लेकिन जो हमारे समाजशास्त्री हैं, जो हमारे समाज सुधारक है, वो ये बात नहीं मानते। इस परंपरावादी धारणा का वो क्या करते हैं? विरोध। जैसे कि कौन? के.एम. पणिकर। कौन? के.एम. पणिकर। वो कहते हैं कि ये जो 4 वर्ण बने, वो समाज के अनुसार भागों का विभाजन केवल एक विचार है। क्या है? केवल एक विचार है। इसका संबंध तथ्य और सामाजिक व्यवस्था से नहीं है। मतलब ये वैज्ञानिक तौर पर तुल्य नहीं है। अगर हम पीछे की चर्चा करें तो पहले जो देखा जाए, समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था, आर्य और अनार्य। इसी तरीके से सिर्फ ये 2 वर्ण थे, उच्च कनिष्ठ और निम्न कनिष्ठ। हड़प्पा सभ्यता को भी अगर हम देखें तो उसके अंदर भी हमने यही देखा कि एक उच्च वर्ग था और एक निम्न वर्ग था। ये जो वर्ण बने, ये कार्य के अनुसार, कार्य के क्षेत्र के अनुसार बने, कार्य के अनुसार किया गया विभाजन है। तो इसके अंदर ये जो विभाजन हुआ, ये वर्णों का विभाजन जो माना गया,
जैसे के.एम. पणिकर या इसके अलावा और भी जो समाजशास्त्री थे, वो कहते हैं कि समाज के अंदर इसका कोई तथ्य नहीं है। मतलब ये जो बात की जा रही है, ये सामाजिक तौर पर सिर्फ कार्य के अनुसार आगे बांटा गया तथ्य था, इसका कोई औचित्य नहीं था। यहां तक कि वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण शब्द जो है वो कुमार गुप्त काल के बाद सामने आया। ब्राह्मण जो उससे पहले आर्य और अनार्य वर्ग के रूप में ही समाज विभाजित था, यानी आर्य वर्ग जो उच्च वर्ग था और अनार्य वर्ग जो कि निम्न वर्ग था। तो इस वर्ग के अंदर जो डिवाइडेशन हुआ वो किस आधार पे हुआ? उसका कारण था कि जो इस वर्ग में जैसे जो कार्य कर रहा था उसके अनुसार उसको विभाजित कर दिया। विभाजित भी करने वाले उच्च जागीरदार थे, क्योंकि इसलिए विभाजित किया कि ताकि निम्न वर्ग को आसानी से कंट्रोल किया जा सके, उसको काबू किया जा सके, उसका फायदा उठाया जा सके। वर्ण की रचना की कल्पना की जाती है उसके 3 मुख्य बिंदु। वो कहते हैं वर्ण की रचना क्यों हुई, उसके क्या कारण है, उसके 3 मुख्य बिंदु है। भी किस आधार पर? एक तो जन्म के आधार पर। आज भी हम कहते हैं कि भाई हमारा जाति, हमारा गोत्र कैसे ज्ञात होता है कि भाई आपका जन्म जिस गोत्र में हुआ है, जिस जाति धर्म में हुआ है, उस धर्म के अनुसार आपका गोत्र, आपकी जाति होती है, जो कि गैर बराबरी या उसे बदला जा। आज के समय में अपन आगे अपन इसकी बात करेंगे, रूढ़िवादिता की या जातिवाद की बात करेंगे, तो हम उसके अंदर बात करेंगे कि भाई आज के अंदर, आज के टाइम के अकॉर्डिंग इसके अंदर कोई परिवर्तन आया है या नहीं, लोग में कोई फर्क पड़ा है या नहीं। लेकिन उसके अकॉर्डिंग वर्ण कैसे बने? वो धंधों के अनुसार। धंधे यानी कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की, जो काम कर रहा था व्यक्ति उस काम के अनुसार। आज भी हम कहते हैं कई जातियां, ये मोची है, ये नाई है ना, ये है। तो आप खुद देखो, मोची कौन है? जो जूते बनाता है। नाई कौन है? जो बाल काटता है, बार्बर, है ना। ये वैद्य है। मतलब ये जो वर्ग बने, ये किसके? उस पुराने समय में जो लोग काम कर रहे थे, और ये काम जो वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जनरेशन को दे रहे थे, उस पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन के अनुसार ही उनकी क्या बना दी? जाति बना दी, उसका धर्म बना दिया, और इसका बराबरी की श्रेणी और उसका वर्गीकरण कर दिया। भी ये उच्च श्रेणी के है, ये निम्न श्रेणी के है, ये शुद्र श्रेणी के। और सबसे मेन चीज कि भी इसके अंदर कई प्रतिबंध थे, कई तरीके के भी। जैसे भोज के अंदर बुलावा, मृत्यु भोज हुआ या शादी का भोज हुआ, इसके अंदर दूसरी जाति के लोगों को नहीं बुलाया जाता था, निम्न जाति के लोगों को नहीं बुलाया जाता था। उसके अंदर समूह के अंदर सबसे मेन ये चीज थी कि समूह से फिर भी जैसे उच्च जाति उच्च वर्ग के अंदर भी अगर हम बात करें तो बुलावा हो गया, सारी बात होगी, पास बैठ के काम भी। लेकिन विवाह जो है वो समूह से बाहर करने पर प्रतिबंध था। आज भी लगभग कई जातियों के अंदर ये प्रतिबंध है। तो अब इसके अंदर हमने कई चीजें पढ़ी। ये तो क्या होगी? रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता में हम क्या सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? हम 4 वर्ण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम जाति की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग रूपों की बात कर रहे हैं, उसके डिवाइडेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका वर्णन हुआ कहाँ से? ये डिवाइडेशन शुरू कहाँ से हुआ? और वैदिक काल के अंदर इसका आगे हम पढ़ेंगे कि भी वैदिक काल के अंदर इसकी क्या स्थिति थी। और इसी के साथ में रूढ़िवादी का साथ हम स्त्री और पुरुष में हम ये भी देखेंगे कि भी महिलाओं की क्या स्थिति थी। वैदिक काल के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति थी, उत्तर वैदिक काल के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति थी, जो मुगल काल आया उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, उस समय वर्णों की क्या स्थिति थी, जो ये रूढ़िवादिता के अनुसार जो 4 वर्ण बने थे उनकी क्या स्थिति थी। फिर जो आधुनिक काल आया यानी अंग्रेज काल आया, उसके अंदर महिलाओं की क्या स्थिति रही। फिर आज के आधुनिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति है, और इस वर्ण के अंदर क्या स्थिति है, क्या फर्क पड़ा, इसकी चर्चा हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। आज की वीडियो के अंदर फिर से एक बार चर्चा करते हैं कि क्या क्या किया। आज सबसे पहले हमने चर्चा की किसकी? लिंग पक्षपात की, जिसके अंदर हमने देखा कि जैविक दृष्टि से तो पुरुष और महिलाएं क्या समान है, लेकिन फिर भी हर वर्ग के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या है? भिन्न भिन्न है। उसके अंदर हमने देखा कि उच्च वर्ग की महिलाओं की स्थिति निम्न वर्ग की महिलाओं से भिन्न है। उसके साथ में अलग अलग समाज के अंदर भी हर पक्ष के अंदर महिलाओं की स्थिति भी अलग अलग है, और हर पक्ष के साथ साथ महिलाओं के प्रति देखने की जो विचारधारा है उसमें भी फर्क है, वो भी विचारधारा भी समान नहीं है। भारतीय स्त्रियों की अगर हम बात करें तो वो
वैसे तो ईश्वर के समान मानी गई है, लेकिन उसके विपरीत जब वो रजस्वला के अंदर होती है तो उन्हें अशुद्ध और अपवित्र माना जाता है। ये भी हमारी परंपरा का ही हिस्सा है। और फिर उसके बाद हम देखें कि आज के दिन महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसका फिर भी मूल्यांकन करें तो महिलाओं का मूल्यांकन अलग अलग होता है। जहां पे महिला है, जिस स्थिति में महिला है, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा उसकी स्थिति के अनुसार निर्भर करेगा, और उसके प्रति विचारधारा भी क्या है, अलग अलग है। समाज की दृष्टि से में देखें तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था के दौरान पिता की दृष्टि में भी महिलाओं को आज भी पराया धन माना गया, और पुरुष को ये कहा गया कि पिता का वंश चलाने वाला क्या है, वंशज लड़का है, और महिलाओं में इसकी कोई भागीदारी या योगदान प्राप्त नहीं है। तो इसलिए आज भी इंपॉर्टेंस किसको मिलती है जी, बेटे को मिलती है। आज भी जोर किस किस बात के लिए दिया जाता है, बेटा पैदा होना चाहिए, एक लड़का तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद हमने बात करी दहेज प्रथा की। दहेज प्रथा भी एक तरह से पितृसत्तात्मक व्यवस्था का ही अंग है। इसके विपरीत अगर हम देखें कि आदिवासी महिलाओं में दहेज तो नहीं दिया जाता, बिल्कुल दहेज नहीं दिया जाता, बल्कि वहां पे क्या है, ब्राइड प्राइस, यानी वधू धन, जो किसको मिलता है, वधु पक्ष को। इसके कारण, इसी स्थिति के कारण आम महिलाओं के अकॉर्डिंग आदिवासी महिलाओं की स्थिति क्या है, उच्च। फिर हम बात करें लैंगिक भूमिका की। लैंगिक भूमिका के अंदर अगर हम बात करें, हॉलैंड लस्की ये कहते हैं कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, किसी को वीआईपी नहीं मिलना चाहिए, वीआईपी कार्ड नहीं मिलना चाहिए, वीआईपी एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, किसी के लिए विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। अगर किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे, किसी को भी विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे, तो अपने आप समानता आ जाएगी। दूसरी बात की, कोई भी काम है, कोई भी, उसके लिए सबको समान रूप से समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, जो कि आज के समय बहुत मुश्किल है, और महिलाएं और पुरुष इसी चीज का स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर हमने बात की किसकी, रूढ़िवादिता की। रूढ़िवादिता के अनुसार हमने 4 वर्णों की बात की। हमने ये बात की कि भी उनका जो उत्पत्ति है पुरुष सूत्र के अनुसार कही जाए तो हिंदुओं के विषय परमात्मा की दिशा अनुसार हुआ है, जबकि जो कई समाजशास्त्री हैं, के.एम. पेडनेकर जैसे समाजशास्त्री हैं, वो इस परंपरावादी धारणा का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। फिर भी वो कहते हैं कि भी 4 वर्ण बने तो बने कैसे, क्या आधार है इनका जी, उनका आधार है, जन्म का आधार है, धंधे हैं, काम क्षेत्र जो थे, काम के आधार पे उनका डिवाइडेशन हुआ, और विवाह जो है समूह से बाहर उनका क्या है, प्रतिबंध। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।